सोचो अगर डेथ एंड ना हो, एक ऐसा फ्यूचर जहां हम अपनी बॉडी को डेथ के बाद फ्रीज कर सकते हैं। और जब साइंस इतनी आगे बढ़ जाए कि हम इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना सकें, तब हम वापस जिंदा हो सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं क्रायोनिक्स की, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो स्काई-फाई मूवीज़ में तो काफ़ी देखी जाती है, लेकिन क्या ये सच में मुमकिन हो सकती है? वेलकम टू द अमेजिंग एंड मिस्टीरियस वर्ल्ड ऑफ क्रायोनिक्स। क्रायोनिक्स का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है, जब किसी इंसान की डेथ होती है, हम उनके बॉडी को एक अल्ट्रा लो टेम्परेचर पर स्टोर कर लेते हैं, जैसे कि -196 डिग्री सेल्सियस, यानी लिक्विड नाइट्रोजन के टेम्परेचर पर। इस टेम्परेचर में बॉडी फ्रीज हो जाती है, लेकिन ऑब्जेक्टिव यह होता है कि फ्यूचर में उन्हें रिवाइव किया जा सके। जैसे कि हमने काफ़ी मूवीज़ में देखा है, जैसे इंटरस्टेलर्स या पैसेंजर्स, जहाँ एस्ट्रोनॉट्स क्रायो स्लीप में होते हैं। वैसे ही क्रायोनिक्स का एक रियल लाइफ कॉन्सेप्ट है। आज के टाइम क्रायोनिक्स एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है, लेकिन क्या फ्यूचर में यह सच में रियलिटी बन सकती है? तो चलिए समझते हैं क्रायोनिक्स के काम कैसे करता है। जब किसी इंसान की डेथ होती है, तो उन्हें टेक्निकली उनका हार्ट धड़कना बंद कर देता है, लेकिन उनका ब्रेन और कुछ सेल कुछ समय तक जिंदा रहते हैं। क्रायोनिक्स इंथुसियास्ट इसको क्लिनिकल डेथ कहते हैं, यानी टेक्निकली डेथ हो गई है, लेकिन कुछ बायोलॉजिकल प्रोसेस अभी भी चल रहे होते हैं। जब डेथ के कुछ घंटों के अंदर बॉडी को क्रायो प्रिजर्वेशन के लिए ले जाया जाता है, सबसे पहले स्टेप होता है बॉडी को रैपिडली कूल करना, ताकि ज़्यादा बायोलॉजिकल डैमेज ना हो। उसके बाद बॉडी के अंदर एक स्पेशल केमिकल कॉल्ड क्रायोप्रोटेक्टेंट डाला जाता है। एक क्रायोप्रोटेक्टेंट बॉडी के सेल्स को फ्रीजिंग डैमेज से बचाता है, क्योंकि अगर ऐसे ही फ्रीज कर दिया जाए तो सेल्स में आइस क्रिस्टल्स बन जाते हैं, जो उन्हें डैमेज कर देते हैं। ये केमिकल एक तरह का एंटी फ्रीज की तरह काम करता है। उसके बाद बॉडी को लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर कर दिया जाता है, जहाँ थियोरेटिकली यह बॉडी हजारों सालों तक सेफ रह सकती है। क्रायोनिक्स इंथुसियास्ट को उम्मीद है कि एक दिन फ्यूचर में हम उन्हें रिवाइव कर पाएंगे, जब मेडिकल साइंस इतनी आगे बढ़ जाए। क्रायोनिक्स का आइडिया बिल्कुल नए ज़माने का नहीं है। पहला डॉक्यूमेंटेड क्रायोनिक प्रिजर्वेशन 1967 में हुआ था, जब एक अमेरिकन साइकोलॉजी प्रोफेसर डॉक्टर जेम्स बेडफोर्ड को क्रायो प्रिजर्व किया गया था। उनकी बॉडी आज भी एल्कोर लाइफ एक्सटेंशन फाउंडेशन के फैकल्टी में प्रिजर्व है। इमेजिन करिए, वो पिछले 50-55 सालों से एक फ्रोजन स्टेट में है, लेकिन अब तक हमने उनको रिवाइव नहीं कर पाए हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी अभी तक वहाँ तक नहीं पहुँची है। ये एक फेमस एग्जाम्पल है, लेकिन बेडफोर्ड सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट थे। आज के टाइम में करीब 400 से ज़्यादा लोग क्रायोजेनिकली प्रिजर्व है, जिसमें फेमस नाम भी शामिल है। एल्कोर फाउंडेशन और क्रायोनिक्स इंस्टीट्यूट जैसे ऑर्गेनाइजेशन ये सर्विसेज ऑफर करते हैं, लेकिन यह प्रोसेस सिर्फ फ्रीज कर देने से सॉल्व नहीं होती। अब तक हमने किसी भी क्रायोजेनिकली फ्रोजन बॉडी को सक्सेसफुली रिवाइव नहीं किया है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फ्रीजिंग के टाइम होने वाला डैमेज। जब सेल्स फ्रीज होते हैं तो उनमें आइस क्रिस्टल्स बन जाते हैं, जो उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इवन विद क्रायो प्रोटेक्टेंट्स अभी भी यह एक मेजर चैलेंज है। एक और चैलेंज है बॉडी को दोबारा ठाव करना, यानी वापस नॉर्मल टेम्परेचर पर लाना। जब बॉडी को ठाव किया जाता है तो और ज़्यादा डैमेज होने का रिस्क होता है। आज के टाइम पे हमारे पास कोई ऐसी रिलायबल टेक्नोलॉजी नहीं है जो इतनी प्रिसाइज और सेफ ठाविंग कर सके। इसके अलावा एक और चैलेंज ये है कि हमें अब तक यह नहीं पता है कि ब्रेन को फ्रीज करके वापस रिवाइव करना पॉसिबल होगा या नहीं। ब्रेन एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है, और इसके न्यूरॉन्स और कनेक्शंस को डैमेज होने से कैसे बचाया जाए, ये अभी तक एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। पूरी ह्यूमन बॉडी या ब्रेन को सेफली फ्रीज और रिवाइव करना अभी एक काफ़ी दूर का सपना लगता है। आज के टाइम में दुनिया में कुछ क्रायोनिक्स कंपनीज हैं जो ये सर्विसेज ऑफर करती हैं। एल्कोर लाइफ एक्सटेंशन फाउंडेशन, जो अरिजोना यूएसए में है, दुनिया की सबसे बड़ी और फेमस क्रायोनिक्स ऑर्गेनाइजेशन है। एल्कोर ने अब तक 190 इंडिविजुअल्स को क्रायो प्रिजर्व किया है। इसके अलावा क्रायोनिक्स इंस्टीट्यूट, जो मिचिगन में है, वहाँ भी लगभग 180 बॉडीज प्रिजर्व है। लेकिन
क्रायोनिक्स का प्रोसेस महंगा है। अल्कोहल में एक फुल बॉडी प्रिजर्वेशन करवाना करीब $2 लाख तक का खर्चा होता है। अगर आप सिर्फ ब्रेन प्रिजर्व करवाना चाहते हैं तो कॉस्ट थोड़ा कम है, करीब $80,000। काफ़ी लोग अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के थ्रू यह कॉस्ट मैनेज करते हैं। क्रायोनिक्स के फैन कहते हैं कि अगर टेक्नोलॉजी फ्यूचर में डेवलप होती है तो ये पैसा एक इन्वेस्टमेंट की जैसे होगा। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है वॉल्ट डिज्नी का। आपने सुना होगा कि फेमस डिज्नी क्रिएटर वॉल्ट डिज्नी को क्रायोजेनिकली प्रिजर्व किया गया था, लेकिन यह बस एक र्यूमर है। सच ये है कि वॉल्ट डिज्नी को कभी क्रायो प्रिजर्व नहीं किया गया, लेकिन यह मिथ इतना पॉपुलर हुआ कि लोग आज भी मानते हैं कि उनकी बॉडी एक फ्रोजन स्टेट में कहीं क्रायोजेनिक चैम्बर में प्रिजर्व है। लेकिन यह मिथ सिर्फ एक र्यूमर था। वैसे अगर वॉल्ट डिज्नी को फ्यूचर में रिवाइव किया जाता तो सोचिए क्या होता। उनको अपने फ्यूचर डिज्नीलैंड देखे कितनी एक्साइटमेंट होती। अभी तक क्रायोनिक्स काफ़ी थियोरेटिकल लगता है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट को उम्मीद है कि फ्यूचर में टेक्नोलॉजी इसको रियलिटी बना सकती है। नैनो टेक्नोलॉजी एक प्रोमिसिंग फील्ड है जिसमें टीनी रोबोट्स या नैनोबॉट्स सेल्स के अंदर जाके हर एक डैमेज को ठीक कर सकते हैं। फ्यूचर में ऐसे नैनोबॉट्स जो क्रायो डैमेज को ठीक कर सकें, ये एक रियल पॉसिबिलिटी हो सकता है। इसके अलावा रीजेनरेटिव मेडिसिन और स्टेम सेल टेक्नोलॉजी भी काफ़ी प्रोमिसिंग दिख रही हैं। स्टेम सेल्स थ्योरेटिकली किसी भी टिश्यू को रीजेनरेट कर सकता है। आज के टाइम में हम काफ़ी ऑर्गन्स को स्टेम सेल्स से ग्रो कर रहे हैं, लेकिन पूरी बॉडी को रीजेनरेशन अभी तक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर हम फ्यूचर में ऑर्गन्स को रीजेनरेट कर सकें तो क्रायोनिक्स का ड्रीम पूरा हो सकता है। अगर हम क्रायोनिक्स को सीरियसली कंसीडर करें तो इसके कुछ इंटरेस्टिंग इम्प्लीकेशंस होते हैं। सोचिए, अगर लोग डेथ के बाद रिवाइव हो सके तो क्या इसका इम्पैक्ट कैसा होगा सोसाइटी पर। क्या यह पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की ज़रूरत को बढ़ा देगा? क्या हमें एजुकेशन और रिसोर्स को मैनेज करने में मुश्किल होगी? हम सब जानते हैं कि आज के टाइम में रिसोर्स की कमी होती जा रही है, और अगर हम सब लोग इनडेफिनेटली जिंदा रहने लगे तो ये क्राइसिस और भी बढ़ सकती है। लेकिन एक और एस्पेक्ट है, अगर लोग कभी भी डेथ को फेस नहीं करने वाले हैं तो क्या उनकी लाइफ की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी? क्या ये हमारे रिलेशनशिप और वैल्यूज़ को बदल देगा? आज के वक्त में हमारा मेडिकल साइंस काफ़ी एडवांस है, लेकिन अभी भी हमें काफ़ी ब्रेक थॉट्स की ज़रूरत है ताकि हम क्रायो प्रिजर्व बॉडीज़ को सक्सेसफुली रिवाइव कर सकें। रिसर्चर्स को इस बारे में सोचना होगा कि उन बॉडीज़ के ब्रेन के न्यूरॉन्स को कैसे सेफली रिपेयर किया जा सकता है। आज तक कोई ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं है जो फ्रीज करने के बाद न्यूरॉन्स को वापस उनकी ओरिजिनल स्टेट में ला सके। साइंटिस्ट को ब्रेन के सिनेप्टिक कनेक्शंस और मेमोरीज को भी समझना होगा। क्या आपने कभी सुना है कि हमारी मेमोरीज हमारे ब्रेन के कनेक्शंस पर डिपेंड करती हैं? अगर क्रायोनिक्स से किसी को रिवाइव किया जाता है तो क्या उनकी मेमोरीज वापस आएंगी? क्या वो वही पर्सन होंगे जिनको हम जानते हैं? ये क्वेश्चंस काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं। फिलोसफिकल डिस्कशंस भी इस टॉपिक का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। लाइफ, डेथ और आइडेंटिटी के कॉन्सेप्ट पर काफ़ी डिबेट होती है। क्या हम सिर्फ अपने बॉडी को फ्रीज करते हैं या हमारी कॉन्शियसनेस को भी सेव किया जाता है? क्या एक क्रायोजेनिकली रिवाइव्ड पर्सन वही इंडिविजुअल होगा या ये उनकी आइडेंटिटी को चेंज करेगा? इस तरह की फिलोसफिकल डिबेट्स फ्यूचर में क्रायोनिक्स का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बन सकती हैं। हमारे डिसीजंस और बिलीव्स को सेव करते हुए ये डिस्कशंस हमारी सोसाइटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्रायोनिक्स का एक और पोटेंशियल एप्लीकेशन है मेडिकल फील्ड में। आज के वक्त में क्रायो प्रिजर्वेशन का यूज ऑर्गन को ट्रांसप्लांट के लिए किया जा रहा है। जैसा कि आपने सुना होगा, डॉक्टर्स कुछ ऑर्गन्स को क्रायो प्रिजर्व करते हैं ताकि वह ज़्यादा समय तक यूजेबल रहें। अगर हम क्रायो प्रिजर्वेशन को और एडवांस करें तो हम और भी ऑर्गन्स को इफेक्टिवली सेव कर सकते हैं, जो कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट क्राइसिस को सॉल्व कर सकता है। इसका मतलब है कि हमारे पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी हो सकती है जो लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट्स को बेटर और मोर एक्सेसिबल बना सकती है। ये एक रे ऑफ होप है जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्रायोनिक्स पर कल्चर्स
के पर्सपेक्टिव भी काफ़ी अलग होते हैं। कहीं कल्चर्स में डेथ एक नेचुरल प्रोसेस माना जाता है, जबकि दूसरे कल्चर्स में इमॉर्टैलिटी का ख्याल समझा जाता है। ये कल्चरल बिलीफ्स लोगों के परसेप्शन को शेप करते हैं कि क्रायोनिक्स को कैसे देखा जाता है। कुछ कल्चर में लोग अपने एंसेस्टर्स को याद करते हैं और उनकी मेमोरी को जिंदा रखते हैं, जबकि कुछ कल्चर्स में साइंटिफिक एडवांसमेंट पर अधिक भरोसा किया जाता है। यह कल्चरल डिफरेंसेस भी क्रायोनिक्स के एक्सेप्टेंस पर इफेक्ट डाल सकता है। लेकिन क्रायोनिक्स सिर्फ साइंस का नहीं, बल्कि एथिक्स का भी सवाल है। क्या ये सही है कि हम लाइफ को आर्टिफिशियली एक्सटेंड करें? क्या यह नेचुरल प्रोसेस के अगेंस्ट है? क्या हम इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए तैयार हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो सोसाइटी के लिए इम्पोर्टेंट है। आज के टाइम में कई साइंटिस्ट और एथिसिस्ट ये सोच रहे हैं कि अगर हम क्रायोनिक्स को इम्प्लीमेंट करते हैं तो सोसाइटी पर इसका क्या असर होगा। क्या हमारे पास रिसोर्सेज हैं इस टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करने के लिए? क्योंकि अगर हम लाइफ को इतना एक्सटेंड करते हैं तो हेल्थ केयर सिस्टम और रिसोर्स पर बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ेगा। अगर लोग ज़्यादा समय तक जिंदा रहने लगे तो हेल्थ केयर की डिमांड कैसे मैनेज की जाएंगी? क्या लोगों को इतने सालों तक वर्क करना पड़ेगा या रिटायरमेंट एज बढ़ाना पड़ेगा? ये सब कुछ ऐसे सवाल हैं जो एथिकल डिलेमा आज खड़े करते हैं। और अगर हम किसी को रिवाइव करने में सक्सेसफुल होते हैं तो उनकी सोशल स्टेटस, रिलेशनशिप और इमोशनल हेल्थ का क्या होगा? क्या उनका वापस आना उस समय के लोगों के लिए एक प्रॉब्लम बन जाएगा? क्या उन्हें सोसाइटी में इंटीग्रेट करना आसान होगा? क्या यह पॉसिबल है कि हम किसी को उनके पुराने लाइफ से अलग नई दुनिया में लाकर उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार कर सकें? क्या उनका ज़िंदगी जीने का नज़रिया बदल जाएगा? ये सब डिस्कशंस हमारे लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि ये हमारी सामाजिक और एथिकल वैल्यूज़ को रिफ्लेक्ट करते हैं। क्रायोनिक्स के बारे में पब्लिक परसेप्शंस भी अलग अलग हैं। कई लोग इस कॉन्सेप्ट को साइंस फिक्शन या फैंटेसी समझते हैं, जबकि कुछ लोग इसे एक सीरियस साइंटिफिक एंडिव्योर का के तौर पर देखते हैं। सोशल मीडिया और डॉक्यूमेंट्रीज ने इस टॉपिक को काफ़ी हाईलाइट किया है, जिससे लोगों का इंटरेस्ट भी बढ़ा है। इस टॉपिक पर डिस्कशंस बढ़ रहे हैं, लेकिन इसकी सीरियस इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। हमारा सोसाइटी का फ्यूचर किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये सोचने का समय है। अगर क्रायोनिक्स को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया जाता है तो क्या हमारे समाज में कुछ नया, कुछ अलग होता है? क्रायोनिक्स के फील्ड में कुछ केस स्टडीज़ भी हैं जो हमें दिखाती हैं कि रिसर्च आगे बढ़ रही है। जैसे कि एल्कोर लाइफ एक्सटेंशन फाउंडेशन ने काफ़ी लोगों को सक्सेसफुली प्रिजर्व किया है और उनकी रिसर्च और टेक्नोलॉजी दिन ब दिन इम्प्रूव हो रही है। लेकिन अब तक किसी भी इंसान को सक्सेसफुली रिवाइव नहीं किया गया है। क्या ये सिर्फ एक टाइम बॉम्ब है या एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका फ्यूचर में सच में इस्तेमाल होगा? साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स भी अभी भी एक्सपेरिमेंट्स और टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने में लगे हुए हैं। फ्यूचर में जब टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ जाएगी तो शायद हम क्रायोनिक्स को एक वाइएबल ऑप्शन के तौर पे देख सकते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हम सेलुलर डैमेज को रिपेयर करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर हम नैनोबोट्स को सक्सेसफुली डेवलप कर लेते हैं जो सेल्स को रिपेयर कर सकते हैं तो ये क्रायोनिक्स के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से हम सेल्स को फ्रीज करने के बाद भी उनकी इंटेग्रिटी को बनाकर रख सकते हैं। तो क्रायोनिक्स एक फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसके साथ एथिकल, सोशल और साइंटिफिक चैलेंजेस भी हैं। अभी तक हमने देखा कि क्रायोनिक्स एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है, लेकिन अगर हम टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में सक्सेसफुल होते हैं तो ये हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ और डेथ को बदल कर सकता है। आखिर में हमें यह समझना होगा कि क्रायोनिक्स सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि एक ऐसी जर्नी है जो हमारे कॉन्सेप्ट्स ऑफ लाइफ और मॉर्टैलिटी को रीडिफाइन कर सकती है। तो आपका क्या ख्याल है? क्या आप क्रायोनिक्स को एक पॉसिबिलिटी के तौर पर देखते हैं? अपने विचार नीचे कमेंट्स में लिखिए।